वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां एजेडमी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जीव विज्ञान पार्ट 15 करने जा रहे हैं। अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा जान लिया था प्रोटोजोआ के बारे में, मेटोजोआ के बारे में जान लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रोटोजोआ को डिटेल में जानते हैं। तो प्रोटोजोआ स्टार्ट आज हम करते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हमने थोड़ी बहुत बातें जानी थी। ये जाना था इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1818 ईस्वी में किया गया था अगस्ट के द्वारा। इनका नाम पूरा था अगस्ट गोल्डकस। इनके द्वारा सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके बाद ये भी जाना था कि कुछ प्रोटोजोआ ऐसे जीव होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। इसके बाद आज हम लोग जानेंगे प्रोटोजोआ कैसा जनन करते हैं। तो प्रोटोजोआ के अंदर निश्चित रूप से प्रोटोजोआ के अंदर दोनों प्रकार के जनन होते हैं, चाहे वो लैंगिक जनन हो या फिर अलैंगिक जनन हो। दोनों प्रकार के जनन करने में सक्षम है प्रोटोजोआ। अब लैंगिक जनन करने वाले कुछ हम लिख देते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला उदाहरण है प्लाज्मोडियम का, और दूसरे नंबर पर हम यहाँ पे लिखते हैं टैक्सोप्लाज्मा इसका दूसरा उदाहरण हो गया। तो दो हमने अभी तक जान लिए, एक कौन सा प्लाज्मोडियम और दूसरा हमने जाना टैक्सोप्लाज्मा। इसके अलावा अगर अलैंगिक जनन की बात करें तो अलैंगिक जनन का इसमें बढ़िया सा उदाहरण है अमीबा बढ़िया सा उदाहरण है प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो अलैंगिक जनन करता है। अब इनकी संरचना के बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिरकार प्रोटोजोआ की संरचना होती कैसी है। तो संरचना आप सब जानते हैं, इसकी यूकैरियोटिक होती है, यानी कि एक कोश की इसकी संरचना होती है। इसके अलावा इनमें चलने के लिए, यानी कि इनमें किस प्रकार की संरचनाएं होती हैं, तो इनमें कूटपाद और कशाभिका होती है। संचलन के लिए क्या होता है, कूटपाद होते हैं, कशाभिका होती है, कशाभिका भी पाई जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार प्रोटोजोआ में ऊतक या अंग होते हैं क्या। तो यहाँ ऊतक हो या फिर हम बात कर लें अंग की, तो ये दोनों नहीं पाए जाते हैं प्रोटोजोआ के अंदर। फिर क्या होता है, इनमें किस प्रकार की आकृति होती है। तो इनमें कुछ विशिष्ट आकृतियाँ पाई जाती हैं जिनको हम अंगक के नाम से जानते हैं। अंग नहीं होते हैं, अंगक जो विशेष प्रकार की, यहाँ कुछ विशेष प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, उनको अंगक के नाम से जाना जाता है। प्रोटोजोआ में रसधानियाँ पाई जाती हैं, रसधानियाँ। अब जो रसधानियाँ होती हैं इनका क्या काम होता है, इनमें क्या भरा रहता है। तो रसधानियों में भरा रहता है जल भरा रहता है, जैविक अजैविक अणु भरे रहते हैं, जैविक अजैविक अणु, और इसके साथ साथ में एंजाइम भी इसमें भरा रहता है। बहुत सारे एंजाइम्स भी इसके अंदर भरे रहते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले कुछ जो रोग हैं उनके बारे में जान लेते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं ऐसे प्रोटोजोआ का नाम जिससे रोग होता है। तो एक एक करके यहाँ पे हम डिस्कशन करते जाएंगे। सबसे पहले हमने प्रोटोजोआ लिखा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके द्वारा जो रोग होता है उसका नाम है पेचिस, इसके द्वारा रोग हो जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पे हम लिख रहे हैं दूसरा जो प्रोटोजोआ है इसका नाम है एंट अमीबा जिंजीवैलिस। इसके द्वारा क्या होता है, तो इसके द्वारा पायरिया, आप सभी जानते हैं दांतों से संबंधित है,
पायरिया हो जाता है। तो एंट अमीबा जिंजीवैलिस, ये वैलिस है इस प्रकार से। अब तीसरे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं तीसरे प्रोटोजोआ की। इसका नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। और भी होते हैं 2-3 प्रोटोजोआ, इनकी साथ में चर्चा कर लेते हैं। इनसे मलेरिया संबंधित होता है, मलेरिया जो रोग है इनसे संबंधित है। तो प्रोटोजोआ और लिख लेते हैं इसके साथ में। दूसरे का नाम है पी मलेरी। अब आगे लिखते हैं पी ओवेल को, और इसके बाद में पी विवेक्स, पी विवेक्स। इनसे संबंधित जो रोग है इसका नाम है मलेरिया, मलेरिया इससे संबंधित होता है। इसके बाद में हम लोग जान लेते हैं चौथे नंबर पर ट्रिपिनोसोमा, ट्रिपिनोसोमा गैम्बियंस। इसके द्वारा जो रोग होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस या फिर सुषुप्ति रोग, स्लीपिंग सिकनेस इसको कहा जाता है, याद रखिए। दूसरा इसके द्वारा होता है गैम्बियन ज्वर, गैम्बियन ज्वर भी हो जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम कई बार पूछ लेता है स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग, इसके बाद में यहाँ पे लिख दिया सिकनेस, ये रोग हो जाता है। अब 5वें नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं लीशमैनिया डोनावानी की। इसके द्वारा कालाजार हो जाता है, काला जार जो रोग है वो हो जाता है। इसको ब्लैक फीवर बोलते हैं, ब्लैक फीवर। 6वें नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टैक्सोप्लाज्मा गोंडाई के द्वारा होता क्या है, इसमें लक्षण इसके बहुत ज़रूरी हैं, ये लक्षण भी याद रखिए। इसमें शरीर में दर्द होता है, शरीर में दर्द होता है, थकान आपको लगेगी, थकान भी हो सकती है, क्या होती है, ज्वर भी आ जाता है, हल्का से बुखार भी आ जाता है। तो आखिरकार इस प्रोटोजोआ की अगर बात कर लें तो इससे कौन सा रोग होता है, इसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सोप्लाज्मोसिस। तो इस रोग का नाम है टैक्सोप्लाज्मोसिस। इसके द्वारा शरीर में दर्द, थकान, ज्वर इत्यादि घटनाएं घटती रहती हैं। अगली तरफ हम लोग चलते हैं 7वें नंबर पर। तो इसका नाम है ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई रोडिशियंस। ये जो रोग है इस रोग का नाम है अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस। तो इसका जो नाम होगा अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस किसके द्वारा फैलता है, तो ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई रोडिशियंस के द्वारा ये जो रोग है वो फैल जाता है। तो हम लोगों ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें की प्रोटोजोआ से जो संबंधित हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सीधे मेटाजोआ की तरफ। तो मेटाजोआ के बारे में हम लोग जानेंगे, मेटाजोआ से जो संबंधित बातें हैं एक एक करके। तो मेटाजोआ में बहुकोशिकी जंतु पाए जाते हैं। कैसे? कोशिकी जंतु पाए जाते हैं। इनमें पाचन गुहा होती है, पाचन गुहा उपस्थित होती है। इसके अलावा पाचन गुहा को हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव कैविटी, पाचन गुहा डाइजेस्टिव कैविटी। और इसके अलावा इसमें अगर हम बात कर लें तंत्रिका तंत्र भी होता है, तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होता है। अब इसके अंतर्गत हमने पिछले भाग नंबर 14 में देखा था पोरीफेरा को, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिंथेस, निमेटोइडा, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ये बहुत सारे मेटाजोआ का वर्गीकरण है। तो सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे
पोरीफेरा की। तो पोरीफेरा के सबसे पहले अर्थ को जान लेते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है छिद्र युक्त जीव। पोरीफेरा का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है छिद्र युक्त जीव। इस संघ में जितने भी जीव हैं इनमें सभी में क्या पाया जाता है? तो इनमें सभी में छिद्र पाए जाते हैं। इन छिद्रों को ऑस्ट्रिया कहते हैं, ऑस्ट्रिया कहते हैं। अब ये छिद्र होते कैसे हैं? तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, लेकिन इनमें एक बड़ा छिद्र भी होता है, बड़ा छिद्र भी होता है। इस बड़े छिद्र को हम लोग ओस्कुलम के नाम से जानते हैं, ओस्कुलम। बड़े छिद्र को क्या कहेंगे? तो बड़े छिद्र को हमने जाना ओस्कुलम के नाम से जानते हैं। पोरीफेरा जगत में सामान्यतः जो जीव आते हैं वो आते हैं समुद्र से। पोरीफेरा जगत में सामान्यतः जो जीव हैं वो कहाँ से आते हैं? समुद्री जीव होते हैं, जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं, जो चलने में सक्षम नहीं होते हैं। अगर हम इनकी बात करें, इनका आकार कैसा होता है? तो इनका जो आकार होगा वो अनियमित होता है, अनियमित होता है। इनकी अगर बात करें ये दिखते कैसे हैं? तो ये जीव बेलनाकार भी हो सकते हैं, बेलनाकार। और दूसरे नंबर पे बात कर लें तो ये गोल भी हो सकते हैं, चपटे भी हो सकते हैं, थैली के आकार के भी हो सकते हैं, यानी कि थैली नुमा हो सकते हैं। इनमें छिद्र होने के कारण इनको स्पंज भी कहा जाता है। क्या? स्पंज भी कहा जाता है। और इसके बाद में अगर हम बात करें इसके उदाहरणों की, तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं स्पॉन्जिला को, स्पॉन्जिला हो। इसके अलावा साइकॉन, इसके अलावा अगर हम दूसरा नाम लिखें तो हाइलोनेमा, हाइलोनेमा। और एक आध लिख लेते हैं, इसका नाम है यूपलेक्टेला, यूपलेक्टेला भी इसका उदाहरण होता है। अब पोरीफेरा जगत के हम बात करते हैं कि जनन इसमें कैसे होता है, आखिरकार लिंग विभाजन इसमें होता है कि नहीं। तो पोरीफेरा में लिंग विभाजन नहीं होता है, पोरीफेरा में लिंग विभाजन नहीं होता है। फिर क्या होता है और किस प्रकार का यहाँ जनन होता है? तो यहाँ अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस प्रकार से होगा? तो मुकुलन और विखंडन के द्वारा, मुकुलन और विखंडन के द्वारा यहाँ अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन को बडिंग भी कहते हैं, बडिंग। और इसकी अगर बात करें तो इसको कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि इनमें किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र होता है कि नहीं, रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है, संवेदी अंग होते हैं कि नहीं। तो इनमें परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण, रुधिर परिसंचरण और संवेदी अंग, जितने भी संवेदी अंग होते हैं, संवेदी अंग, पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र का अभाव होता है, यानी कि ये नहीं इसमें पाए जाते हैं। तो निश्चित रूप से ये बड़ा महत्वपूर्ण संघ है, इसे ध्यान रखिए। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अगले संघ की बात कर लेते हैं, इसका नाम है सीलेंट्रेटा, या इसे निडेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आखिरकार सीलेंट्रेटा का नाम सीलेंट्रेटा क्यों पड़ा? इसके पीछे एक बिल्कुल आसान सा लॉजिक है। इसमें सीलेंट्रेटा में एक सीलेंट्रॉन, सीलेंट्रॉन नाम की एक देह गुहा पाई जाती है, देह गुहा पाई जाती है। इस देह गुहा से ये लोग भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं। इसी देह गुहा के आधार पर इस ग्रुप का नाम, इस संघ का जो नाम है वो सीलेंट्रेटा रख दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये सीलेंट्रेटा किस प्रकार के जीव होते हैं। तो निश्चित रूप से इसमें जलीय जीवों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन ये ऐसे आकशेरुकी जलीय जीव होते हैं,
आकशेरुकी जलीय जीव होते हैं। अब जल की अगर बात करें तो जल तो कई प्रकार का होता है। एक सागरों का जल होता है, एक ताजे पानी का भी स्रोत होता है। तो ये सागरों के जल में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा ताजे जल में भी ये बिल्कुल समूह पाए जाएंगे। अब इनकी हम बात कर लेते हैं सीलेंट्रेटा की, कि आखिरकार ये किस रूप में विचरण करते हैं, यानी कि इनको एकांत पसंद है या फिर समूह पसंद है। तो सीलेंट्रेटा को दोनों का साथ पसंद है, एकल भी रह सकते हैं और दूसरी बात ये समूहों में भी रह सकते हैं, दोनों इनको बातें पसंद हैं। अब ये किस प्रकार की गति करते हैं या गति करते भी हैं या नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कभी कभी तो गतिहीन की अवस्था में रहते हैं। दूसरे नंबर पे ये स्वतंत्र गति या फिर बात कर लें स्वतंत्र गति करने में भी बिल्कुल ये इनकी अवस्थाएं होती हैं, स्वतंत्र रूप से ये गति कर सकते हैं या तैर सकते हैं। स्वतंत्र होकर इनको तैरने में कोई तकलीफ नहीं है, ये तैर सकते हैं। अब सीलेंट्रेटा की अगर बात कर लें तो आखिरकार इन जीवों में किस प्रकार की संरचना पाई जाती है, तो संरचना की हम लोग बात जान लेते हैं, किस प्रकार की संरचना होती है। तो इसमें द्विस्तरीय संरचना पाई जाती है। अब एक संरचना होती है बाह्य और एक होती है आंतरिक। पहले हम लोग बाह्य संरचना की बात कर लें, बाह्य स्तर की बात कर लें, और फिर हम लोग बात करेंगे यहाँ आंतरिक स्तर की। तो आंतरिक स्तर को बाद में जानेंगे, पहले ये जान लेते हैं। बाह्य स्तर को एक्टोडर्म कहा जाता है। बाह्य स्तर को क्या एक्टोडर्म कहा जाता है, और अंतः स्तर को एंडोडर्म कहा जाता है। अंतः स्तर को क्या एंडोडर्म कहा जाता है। इन दोनों के मध्य में बाह्य स्तर और अंतः स्तर के मध्य की संरचना भी कुछ होती है। तो इसके मध्य में एक आकोशिकी स्तर होता है। ये कैसा स्तर है, तो आकोशिकी स्तर है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मेसोगिलिया। मेसोगिलिया कहाँ होता है, तो आप जान गए, बाह्य स्तर और अंतः स्तर के बीच में यानी कि मध्य में पाई जाती है। अब हम लोग जान लेते हैं कि इनकी संरचना, शारीरिक संरचना किस प्रकार की होती है। तो इनकी शारीरिक जो संरचना है वो अरिशमित होती है। इनमें बात करें तो एक ही छिद्र होता है, एक छिद्र पाया जाता है। इसको हम मुख भी कह सकते हैं। अगर एक छिद्र होगा तो भोजन भी यहीं से करेंगे, और भोजन करने के बाद में जो अपशिष्ट होता है वो भी यहीं से उत्सर्जित करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसमें जान लें कि परसंचरण तंत्र होता है कि नहीं, तो पोरीफेरा की अगर बात करें तो पोरीफेरा में जिस प्रकार से रुधिर परसंचरण तंत्र नहीं होता है, तो यहाँ भी रुधिर परसंचरण तंत्र नहीं होता है। संवेदी अंग भी नहीं होते हैं। तो फिर इसके अंदर क्या होता है, तो जान लेते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो हम फिर एक बार चलेंगे छिद्र के पास में। तो इस छिद्र के चारों ओर की बात कर लें तो लंबे, लोचशील तथा गति करने में सक्षम विशिष्ट अंग पाए जाते हैं। विशेष प्रकार के इसके पार अंग होते हैं। ये करते क्या हैं और इनको कहा किया जाता है। इन विशिष्ट प्रकार के अंगों को हम लोग स्पर्श तंतु के नाम से जानते हैं। ये शिकार को पकड़ने में सहायक हैं या फिर शिकार को निष्क्रिय कर देते हैं, तो दोनों इनका काम होता है। तो अब जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मुख्य ऐसे जीव हैं जो सम्मिलित किए जाते हैं। तो जो इसमें मुख्य जीव है, जो पहला जीव है, इसका नाम है हाइड्रा। इसके बाद में दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं जेलीफिश की। जेलीफिश, ध्यान से सुनते जाइए, ये कई बार क्वेश्चन यहाँ से बनता है, इसलिए इसको ध्यान से सुनिए। इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है ओरेलिया। तीसरे नंबर पे बात करेंगे मूंगा की, तो मूंगा भी यहीं से संबंधित होता है। चौथे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं फाइजेलिया की।
चौथे नंबर पे हो गया। अब पांचवें नंबर पे हम लोग चलते हैं राइजोस्टोमा के पास, राइजोस्टोमा। छठे नंबर पर हम लोग बात कर लेते हैं सी एन मोन की। सातवें नंबर पे बात कर लेते हैं ट्यूबुलेरिया। ट्यूबुलेरिया भी इसी संघ का प्रमुख जीव होता है। सिलेंट्रेटा संघ को भी आकृति के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तो पहले वर्ग को पोलिप कहा जाता है और दूसरे वर्ग को मेड्यूसा के नाम से जाना जाता है। अब पोलिप किस प्रकार के होते हैं, तो ये स्थिर होते हैं एवं अचल होते हैं, यानी कि चलते चलते नहीं है, अचल रहते हैं। अच्छा, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता। दूसरी तरफ अगर मेड्यूसा की अगर बात करें, ये स्वतंत्र रूप से तैर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से तैरने में बिल्कुल सक्षम है। अब यहीं पे हम लोग मुख्य रूप से बात करेंगे हाइड्रा की। हाइड्रा को अमृत का गुण भी प्राप्त है और हाइड्रा में ये दोनों यानी कि पोलिप और मेड्यूसा दोनों ही गुण होते हैं, दोनों प्रकार के इसको गुण प्राप्त हैं। अब आगे बात कर लेते हैं पॉलिप की। एक और बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिप अलैंगिक जनन दिखाते हैं, अलैंगिक जनन, और जबकि मेड्यूसा संघ में जो हैं वो लैंगिक जनन दिखाते हैं, लैंगिक जनन इनमें होता है। ये प्लेटीहेलमिन्थेस की अगर हम बात करें तो इन जीवों को सामान्यतः हम लोग चपटे कृमि यानी कि फ्लैट वॉर्म्स के नाम से जानते हैं। और दूसरी अगर बात करें तो दूसरी तरफ हम इसको फीता कृमि भी कहते हैं, फीता कृमि का मतलब आप सब जानते हैं, टेप बॉम्ब्स। अब इस संघ में कितनी जीव सम्मिलित किए गए हैं, कितने जीव प्रजातियां सम्मिलित किए गए हैं, तो उनकी संख्या लगभग 20,000 के करीब है। इन जीवों में ये खासियत होती है कि 80% लगभग 80% जीव परजीवी होते हैं। 80% ऐसी भी प्रजातियां पाई जाती हैं जो मनुष्यों में भी होती हैं, मनुष्य के अलावा ये अन्य जंतुओं में भी पाई जाती हैं। ये अन्य जंतुओं और मनुष्यों के शरीर में निवास करती हैं। अन्य जंतुओं इन प्लेटीहेलमिन्थेस को जो आश्रय देता है, चाहे वो मनुष्य हो या और कोई जंतु हो, ये उसी में रोग उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, यानी कि उसी को रोगी भी बन। अब इनका जो शरीर होता है किस प्रकार का होता है, तो नंबर 1 पॉइंट, इनका शरीर चपटा होता है, एकदम फ्लैट होता है। इसके साथ साथ में इनका शरीर कोमल भी होता है। देह गुहा का अभाव होता है, देह गुहा इसमें नहीं पाई जाती। हम जनन की तरफ चलते हैं तो जनन इनका जो होता है वो दोनों प्रकार से होता है, यानी कि लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है। तो युग्मक संलयन के द्वारा पुनरुत्पादन था विखंडन, तो इनका जो शरीर होता है वो स्तरीय होता है, यानी तो इनको एक्टोडर्म के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये जीव जो होते हैं वो उभयलिंगी जीव होते हैं। उभय साइज होता है, ये बहुत छोटा भी हो सकता है, फुट तक ये लंबे भी हो सकते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस को भी कई वर्गों में यहाँ बांटा गया है। इन वर्गों को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। इन वर्गों का नाम है टर्बेलेरिया और दूसरे का नाम है ट्रेमेटोडा और तीसरे के नाम है सेस्टोडा। यहाँ प्रमुख जो जीव हैं उनके बारे में एक एक करके हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले नंबर पे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्लेनेरिया की। पहले नंबर पे हमने यहाँ पे बात की प्लेनेरिया। जो प्लेनेरिया होती हैं वो किस प्रकार के होते हैं, तो ताजे जल की
चपटी कृमि होती है, ताजे जल की चपटी कृमि होती है। दूसरे नंबर पे बात यहाँ पे लिख लेते हैं फैसिओला की। फैसिओला ये लिवर फ्लूक कृमि है, याद रखिए इसको। तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं टीनिया सेमिनाटा की। कच्चे ये पाई जाती है कच्चे अथवा कम पके, क्या कम पके मांस, कम पके मांस में उपस्थित फीता कृमि है, उपस्थित फीता। चौथे नंबर पे चलते हैं एकाइनोकोकस ग्रैन्युलोसस। एकाइनोकोकस ग्रैन है तो ये पशुओं में, कहाँ तो पशुओं में, मुख्य रूप से कुत्तों की बात कर लेंगे, कुत्तों में ये पाए जाते हैं। ये फीता कृमि कहाँ पाए जाएंगे, कुत्तों में मुख्य रूप से, पशुओं में पाए जाते हैं। अब आगे अगले संघ की तरफ हम लोग चलेंगे जिसका नाम है एस्क्लेमेंथीज, या फिर इसको निमेटोडा के नाम से भी हम लोग जानते हैं।